ओके बच्चों, मैं आज से क्या इवन पिछली क्लास से मैंने स्टार्ट किया है जो आपका प्री बोर्ड होना है 2021 में। उसमें फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम होना है उसके लिए मैं वीडियोस या क्लास प्रोवाइड कर रहा हूं। और इसमें क्लासेस का तरीका ये रहेगा कि पहली क्लास जो होगी तो जिस टॉपिक का भी मैं टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड करूंगा, तो जिस टॉपिक को भी मतलब आपको मुझे एमसीक्यू देना है उसका पहले थ्योरेटिकल क्लास होगी, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में आएंगे। तो आप लोग प्रॉपर ध्यान देकर इसको पढ़ें। जहाँ पे आपको लगे आपको कुछ पूछना है बोलना है वहाँ पे बोलिएगा, अदरवाइज आपको कमेंट बॉक्स में सिर्फ आंसर्स देने हैं और कुछ नहीं देना है, ठीक है। तो उससे आपको एहसास हो जाएगा कि जैसे जैसे क्वेश्चन निकलता जाएगा आप आंसर लिखते जाइए, तो आपको ओवरऑल कितने आंसर आपके सही हुए आपको पता चल जाएगा। तो ये पहला टॉपिक है आपका प्रोपोजिशनल लॉजिक। फर्स्ट टॉपिक प्रोपोजिशनल लॉजिक है और इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चन यहाँ पर मैं शो कर रहा हूं। ओके, तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोपोजिशनल लॉजिक यूजेस symbols to stand for statements and जो प्रोपोजिशनल लॉजिक है उसका यूज किया जाता है सिंबल्स के लिए और टू स्टैंड फॉर क्या, फॉर स्टेटमेंट्स एंड। तो यहाँ पे आपका ये 4 आंसर दिए गए हैं ए बी सी डी करके। तो इसमें नॉन स्टेटमेंट्स यानी एंड के बाद नॉन स्टेटमेंट्स आना चाहिए, यानी कि स्टैंड फॉर स्टेटमेंट्स एंड नॉन स्टेटमेंट्स, या एंड रिलेशनशिप बिटवीन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इसके लिए होना चाहिए, या एंड के बाद ट्रूथ वैल्यूज के लिए होना चाहिए, या द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेटमेंट्स। तो इसमें कौन सा आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से बच्चों, आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जल्दी से मैसेज करके बताएं। ए बी सी डी में जो भी अच्छा हो, फिर मैं एक्सप्लेन भी करूंगा आपको। ओके, सिद्धि आप डी बोल रहे हैं। अच्छा, मैक्सिमम बच्चों ने डी ही दिया है, बहुत अच्छी बात है, आपने बिल्कुल सही आंसर इसका दे दिया है। तो इसका आंसर आपका डी ही होगा। और रीजन उसके पीछे क्या है, देखिए प्रोपोजिशनल की अगर डेफिनेशन पे ध्यान दे तो प्रोपोजिशनल की डेफिनेशन में जो सिंपल छोटी वाली डेफिनेशन है उसमें आपको बताया गया था इट इज अ स्टेटमेंट विच मे आइदर बी ट्रू और फॉल्स, यानी कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जिसका रिजल्ट या तो ट्रू में हो या तो फॉल्स में हो, वो आपका प्रोपोजिशन कहा जाता है। तो यहाँ पे इसमें सिंबल्स भी यूज हो सकते हैं, जो सेंटेंसेस होते हैं उनको किसी न किसी सिंबल के थ्रू डिनोट किया जाता है कि पी फॉर सीता इज डांसिंग और ए फॉर इट इज रेनिंग टुडे, इस तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट्स के बीच में रिलेशन बनाना ही, जैसे हमने कहा कि टुडे इज रेनी डे एंड विंड इज ब्लोइंग, तो दो सेंटेंसेस का रिलेशन हमने बनाया, तो इसीलिए इसका आंसर जो है आंसर नंबर डी है, द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट के बीच में रिलेशन बनाना ही आपका प्रोपोजिशनल का मेन उद्देश्य होता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, सिंबोलाइजेशन फॉर द कंजंक्शन। जब आपने प्रोपोजिशन लास्ट वाली क्लास में पढ़ा था तो प्रोपोजिशन में कुछ कनेक्टिव्स आपको बताए गए थे, जिसमें आपका कंजंक्शन, डिसजंक्शन और आपका इम्प्लीकेशन और आपका इक्विवेलेंस और निगेशन, ये आपका कनेक्टिव्स बताए गए थे जो दो सेंटेंसेस को आपको उसमें जोड़ते हैं। तो यहाँ पर जो ये ऑपरेटर्स ये WFF दिया है, WFF मतलब कोई भी चीज जो प्रोपोजिशन की थी और उसको फॉर्मूले के फॉर्म में दे दिया, तो ये WFF आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। इसमें कंजंक्शन आपके हिसाब से कौन सा सही रहेगा, जल्दी से आंसर लिख दें, या कई बच्चों ने लिख भी दिया होगा, मैं देख लेता हूं तुरंत। ओके, सारे बच्चों ने बी ही दिया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं देख लेता हूं। बिल्कुल, आपका यहाँ पर कंजंक्शन यानी कि एंड का साइन, कंजंक्शन का मतलब एंड होता है, तो आप याद कर लीजिए यहाँ पे कुछ बेसिक जो पिछली क्लास में बताए थे। जो डिसजंक्शन है उसको प्लस साइन से डिनोट किया जाता है, या आप यहाँ पर और का साइन ऐसे वर्टिकल लाइन भी मान सकते हैं सीधी, और कंजंक्शन आपका डॉट का साइन या आपका ये एंड का साइन,
या आपका ये वाला साइन हो सकता है। अच्छा, एक और है डिसजंक्शन का, ये वाला भी साइन होता है। तो बच्चों यहाँ पे साइन ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। और आपका इसके बाद जो है जो आपका इफ देन होता है यानी कंडीशनल, उसका ये साइन होता है। और आपका इसका एक और साइन होता है, ये भी साइन होता है, ये भी बच्चों याद रखिएगा इस क्वेश्चन के लिए। देन जो आपका ओनली इफ या आपका इक्विवेलेंस होता है, तो उसके लिए आपका डबल एरो साइन होता है। और आपका एक साइन और होता है 3 पैरेलल लाइन। तो ये आप याद रखिएगा, ये आपका डिसजंक्टिव है, ये आपका कंजंक्टिव या कंजंक्शन, ये आपका इफ देन या कंडीशनल स्टेटमेंट, ये आपका बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। ये साइन आपको आने ही आने। तो आपका आंसर बिल्कुल सही रहा। इन अ डिसजंक्शन इवन इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, द होल डिसजंक्शन इज स्टिल क्या, फॉल्स मान लिया जाएगा। एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए, यहाँ पे डिसजंक्शन कहा गया, डिसजंक्शन मतलब डिसजंक्टिव। तो डिसजंक्टिव में अगर एक स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया है, तो जो और दूसरा या तीसरा स्टेटमेंट है उसको भी फॉल्स मान लिया जाएगा। पहला है आपका आंसर, या निगेटेड कर दिया जाएगा, या ट्रू मान लिया जाएगा, या बोथ ट्रू और फॉल्स दोनों रहेंगे। क्या रहेगा आपके हिसाब से? क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर रहेगा? तो यहां पर आप समझ लीजिए कि कहा गया है कि डिसजंक्शन में इवन इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो यहां पे मैं बता दूं, डिसजंक्शन का मतलब था प्लस, और प्लस का मतलब होता है और। तो इसका यहाँ पे जो सेंस लगाया जाता है कि अगर कोई दो कंडीशन है, कंडीशन 1 2, तो इसमें कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे हो सकते हैं कि अगर ये 0 का मतलब बच्चों फॉल्स है, या मैं फॉल्स लिख देता हूं, तो अगर दोनों तरफ फॉल्स है तब तो आपका ये होल फॉल्स माना जाएगा, फॉल्स पूरा स्टेटमेंट। अगर एक तरफ आपका फॉल्स है और एक तरफ आपका ट्रू है, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, इधर ट्रू है इधर फॉल्स है, इस तरीके से कुछ है, तो दोनों केसेस में और का मतलब होता है कोई भी एक कंडीशन आपकी ट्रू होगी तो ट्रू ही माना जाएगा। तो इसका मतलब ये आपका ट्रू रहेगा, ट्रू। और ऐसे ही फोर्थ आपका स्टेटमेंट हो सकता है कि दोनों ट्रू हैं, तो अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं तब तो ट्रू रहेगा ही रहेगा। तो इसका आंसर आपके हिसाब से मैं एक बार चेक कर लेता हूं, सी ट्रू। तो ठीक है, ट्रू है, मतलब उसमें कहा गया एक अगर फॉल्स है और दूसरा ट्रू है तो आपका होल स्टेटमेंट क्या माना जाएगा? तो ट्रू माना जाएगा। बिल्कुल, इसका आंसर आपका सी सही है, ट्रू ही माना जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो फॉल्स हो जाए, क्योंकि जो है एक फॉल्स है ना और एक ट्रू है, तो दोनों में से एक भी ट्रू निकला तो ट्रू ही माना जाएगा, सही है। उसके बाद नेक्स्ट है, इन अ कंडीशनल स्टेटमेंट द फर्स्ट पार्ट इज एंटीसीडेंट एंड द सेकेंड पार्ट इज। कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट आपने लिखा जैसे P कंडीशनल Q, तो इसमें P या Q को किसी एक को एंटीसीडेंट कहा जाता है तो दूसरे को क्या कहा जाएगा? तो मैं अपनी तरफ से बता दे रहा हूं, पहले को एंटीसीडेंट कहा जाता है तो दूसरे को क्या कहा जाएगा? प्रेडिकेट कहा जाएगा, कॉन्सिक्वेंट कहा जाएगा, सब्जेक्ट कहा जाएगा, डिसजंक्ट कहा जाएगा। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूं आप लोगों ने क्या आंसर दिए हैं। बी आंसर दिया है, तो बी में आपका क्या है? कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, बिल्कुल सही है आपका आंसर। पहला आपका यहाँ पर एंटीसीडेंट कहा जाता है और दूसरे को आपका कॉन्सिक्वेंट कहा जाता है, तो आंसर सही आंसर बी है। विच नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ प्रोपोजिशन। इसमें से कौन सा प्रोपोजिशन है? तो गेट मी अ ग्लास ऑफ मिल्क शेक, गॉड ब्लेस यू, और व्हाट इज टाइम नाउ, एंड द ओनली ऑड प्राइम नंबर is 2, the only odd prime number is 2। तो यहाँ पे क्योंकि प्रोपोजिशन स्टेटमेंट ही होते हैं, तो स्टेटमेंट ऐसे स्टेटमेंट जिनका आंसर ट्रू निकले या फॉल्स निकले, इसके अलावा कुछ और ना निकले, उसको प्रोपोजिशन कहते हैं। तो पहले मैं आंसर देख लेता हूं, उसके बाद इसको डिस्कस करता हूं। इसका आंसर आप लोगों ने सुजल ने, सिद्धि ने, पल्लवी ने, स्नेहा ने डी दिया है। ठीक है, और बाकी
ये बात ट्रू है, इसलिए ये प्रोपोजिशनल सेंटेंस है, ये आंसर सही है आपका। और यहाँ पर ये गेट मी अ ग्लास ऑफ मिल्क शेक, तो इसमें ट्रू फॉल्स कुछ नहीं है। उसने एक ग्लास ऑफ मिल्क शेक मांग लिया, गॉड ब्लेस यू किसी ने कह दिया, तो ट्रू फॉल्स नहीं है। व्हाट इज द टाइम बदलता रहता, इसमें भी ट्रू फॉल्स नहीं है। लास्ट वाला ही आपका सही है, द ओनली इवन प्राइम नंबर इज ट्रू। ठीक, बहुत सही। अब बच्चों जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द ट्रूथ टेबल फॉर द टू वेरिएबल आर्गुमेंट द फर्स्ट गाइड कॉलम हैज द फॉलोइंग ट्रूथ टेबल। तो यहां पर अगर ट्रूथ टेबल, दो वेरिएबल का ट्रूथ टेबल है, तो आप गौर करें, जैसे मान लीजिए मैंने ए ले लिया और बी ले लिया। अब इसमें वैल्यू फिल करनी होती है, तो रियल में देखा जाए ये वैल्यूज जो हैं, डेसिमल नंबर जो आपके होते हैं ना 0 1 2 3, ये जो डेसिमल नंबर होते हैं इन्हीं की ये वैल्यू ली जाती है। तो यहाँ पे 2 की पावर n होता है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ वेरिएबल। जैसे मैंने 2 वेरिएबल ले लिए, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4, तो 4 वैल्यू एक कॉलम में रहेंगी। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये 0 का ही बाइनरी नंबर लिखा जाता है, 0। अब लिखने का तरीका जो आपको बताया गया कि आपका जो ये 4 है, 4 का हाफ कर दीजिए, तो 4 का हाफ आपका 2 निकलेगा। तो 0 पहले लिखा जाता है और 1 बाद में लिखे जाते हैं। तो 2 0 पहले कॉलम में और 2 1 ये रहेगा। फिर अगले कॉलम में जो हाफ निकला है 2, उसका भी हाफ कर दीजिए, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 1, और 0 पहले लिखा जाता है 1 बाद में, तो ये आपका 0 1 0 1 ये रहेगा। अब इसमें 0 को हम लोग फॉल्स मानते हैं और 1 को हम लोग ट्रू मानते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में कौन सी वैल्यू रहेगी, तो ये आपका देखें, फॉल्स मानते हैं ना 0 को, तो फॉल्स फॉल्स, और ये ट्रू और ट्रू है, तो आपका फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, आपका ये बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यूजिंग शॉर्ट मेथड योर ओवरऑल गोल इज टू सी इफ यू कैन। अब आगे लिखा है, शो दैट ऑल द स्टेटमेंट ऑफ द आर्गुमेंट आर ट्रू, और प्रूव इनवैलिडिटी इन द मोस्ट एफिशिएंट वे पॉसिबल, और प्रूव वैलिडिटी इन द मोस्ट एफिशिएंट वे पॉसिबल, और प्रूव दैट कंक्लूजन इज फॉल्स। तो इसमें क्या आंसर रहेगा अपने हिसाब से आप बताइए। अभी यहाँ पे स्नेहा 7 का भी कौस्तुभ ने कहा है, और स्वीकृति बी है स्नेहा का, और डी है। ठीक है, इसमें कुछ कंफ्यूजन है, तो एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूं इस चीज को। 7 में आपका यहाँ पर आंसर मेरे हिसाब से यहाँ पे सी दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे कहा गया, यूजिंग द शॉर्ट मेथड योर ओवरऑल गोल टू सी इफ यू कैन प्रूव वैलिडिटी इन द मोस्ट इफिशिएंट वे पॉसिबल। यानी कि हमारा कोई भी काम हो, चाहे कोई भी बात हो, एक बात किसी ने किसी दूसरे व्यक्ति से कही, तो उसका गोल क्या होना चाहिए कि अपनी बात को वैलिड बताए और इफिशिएंट वे में बताए। तो इसके हिसाब से आपका ये आंसर सी सही होना चाहिए इसका। इसके बाद जो है, द 4 लॉजिकल कनेक्टिव्स, 4 लॉजिकल कनेक्टिव्स, तो 8 का ए, 8 का बी, 8 का सी, 8 का डी। तो लॉजिकल कनेक्टिव्स कौन से हैं? 4। तो अभी स्टार्टिंग में ही हमने उनके नाम बताए थे, आप जल्दी से देखिए बच्चों क्या सही रहेगा। 7 का बी, अच्छा वो तो 7 का बी है, 8 का सी, 8 का सी। ऐश्वर्य और पल्लवी 2 ही लोग बता पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, मैं आगे देखता हूं। देखिए सी आप बता रहे हो, तो सी में क्या है? कंडीशनल है, डिसजंक्शन है, निगेशन है और कंजंक्शन है। ठीक है, बहुत अच्छा। 8 का सी ही होगा, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कंजंक्शन यानी कंजंक्टिव, तो आपका एंड होता है, डिसजंक्शन यानी डिसजंक्टिव और होता है, और कंडीशनल का मतलब एरो वाला साइन, और निगेशन मतलब बार लगाना। तो ये वाला आपका सही है, सी क्वेश्चन का आंसर सही है। तो अ कंडीशनल इज सिंबलाइज्ड लाइक दिस। तो कंडीशनल जो आपका होता है कनेक्टिव, उसको किससे सिंबलाइज किया जाता है? तो ये तो अभी भी डिस्कस हुआ है
कंडीशनल वाला आंसर मैं देखता हूं कोई गलत तो नहीं बता रहा है। जल्दी से बताइए बच्चों, कंडीशनल का क्या सही रहेगा कमेंट बॉक्स में। 9 का बी। ओके ठीक है, बहुत अच्छा है, आपने बता दिया, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद थी आप लोग बता दोगे। 9 का बी है एरो का साइन, तो यहाँ पे कंडीशनल का एरो सिंगल साइड एरो है, ये आपका जो है डिसजंक्टिव है, या डॉट या स्टार का साइन ये कंजंक्टिव या कंजंक्शन है, और एंड ये भी आपका कंजंक्टिव या कंजंक्शन है। और देखा जाए स्टार का साइन नहीं लगाया जाता है बच्चों, डॉट ही होता है, या तो आप ये एंड साइन से रिप्रेजेंट कीजिए या डॉट, तो ये कुछ नहीं है, बस आपका बी वाला आंसर सही है कंडीशनल के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, a conditional is false only when the antecedent is, यानी कंडीशनल स्टेटमेंट में जो ट्रुथ टेबल होती है वो फॉल्स तभी रहेगी जब एंटीसीडेंट यानी पहला वाला वेरिएबल, जैसे कि मैंने यहाँ पर आंसर आप अपने हिसाब से लिखते जाइए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं खाली। ए कंडीशन पी कंडीशनल क्यू लिखा अगर मैंने, तो पी में ऐसा क्या हो और क्यू में ऐसा क्या हो, देन आपका ये फॉल्स माना जाएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कंडीशनल में फॉल्स तभी होगा जब एंटीसीडेंट, तो एंटीसीडेंट यहाँ पर 1 हो, मैं ट्रुथ टेबल अभी बना के दिखाऊंगा, और कॉन्सिक्वेंट आपका 0 हो, तभी फॉल्स माना जाता है, फॉल्स। ओके, ए दिया है, आप मैक्सिमम बच्चों ने ए आंसर दिया है। अब देख लेते हैं इसको ए कैसे हुआ ये। तो यहाँ पे ट्रू एंटीसीडेंट इज ट्रू हो एंड कॉन्सिक्वेंट इज फॉल्स हो, बिल्कुल सही। अभी आपके सामने ही मैंने डिस्कस किया था, तो मैं एक बार जल्दी से इसकी ट्रुथ टेबल बना देता हूं, जिससे कि आप जान जाएं कि किस कंडीशन में, क्योंकि ये आपको ओवरऑल में देखना है, कई तरीके क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं ना। तो पी क्यू 2 0 2 1 और आपका 0 1 0 1 1। अब इस केस में आपका यहां पर जब एंटीसीडेंट में 1 हो और कॉन्सिक्वेंट में 0 हो, तभी आपका ये फॉल्स रहेगा, यानी कि 0 रहेगा। बाकी सारे कॉम्बिनेशन बच्चों यहां पर 1 रहेंगे। अपने आप कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ पहले वाले कॉलम में 1 हो और दूसरे वाले कॉलम में उसी रो में 0 हो, तभी फॉल्स रहेगा। बाकी सारे कॉम्बिनेशन 1 रहते हैं, यानी ट्रू रहते हैं। तो ये वाली बात याद रखिएगा, तो ये आपका कभी भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ कंडीशनल स्टेटमेंट अनलेस मीन्स इफ नॉट एंड इंट्रोड्यूस या इंट्रोड्यूसेस, अनलेस मीन्स इफ नॉट एंड इंट्रोड्यूसेस। आंसर दिए हैं अ निगेशन, अ कंजंक्शन, अ कॉन्सिक्वेंट, द एंटीसीडेंट, द कॉन्सिक्वेंट, द एंटीसीडेंट। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा? ओके, मैं चेक कर लेता हूं, इतनी देर में हो गया होगा। आंसर आप लोगों ने ए दिया है, ठीक है। अब ए कैसे होगा, इसको कोई बच्चा अगर एक्सप्लेन करना चाहे, स्नेहा अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें तो आप बताएं ए कैसे होगा। सर क्योंकि नॉट लग जाता है तो नेगेटिव नेगेशन हो जाएगा। सर कंजंक्शन का मतलब तो जो है सर और होता है, तो उससे तो कोई लेना देना भी नहीं है, और कॉन्सिक्वेंट भी नहीं है, एंटीसीडेंट भी नहीं है कुछ, तो सर नेगेशन होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। देखिए, एक होता सीधा सीधा मीनिंग मिल जाए, एक होता है कि कुछ आंसर्स जिसका लेना देना ही नहीं है उससे क्वेश्चन से, तो उसको हम लोग लीव करके और जो बचा हुआ आंसर है उसको ले लें। तो यहाँ पे इफ नॉट का मतलब यहाँ पे निगेशन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप निगेशन कह रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही, ये निगेशन ही होगा। इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ वैलिड आर्गुमेंट टू हैव ट्रू premises and a true conclusion and a negated conclusion and a conditional and a false conclusion। कहीं कि मतलब अगर वैलिड आर्गुमेंट हैं और प्रीमिसेस सारी ट्रू हैं, तो क्या आना इम्पॉसिबल है,
तो फॉल्स कंक्लूजन आना इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब अगर निगेटेड, मान लीजिए यहाँ पे वैलिड आर्गुमेंट ना हो या प्रीमिसेस ट्रू ना हो तो निगेटेड कंक्लूजन आ जाएगा। तो यहाँ पे फॉल्स कंक्लूजन आना इम्पॉसिबल है, ये कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। पी का मतलब है आई एम इन बेंगलोर और क्यू का मतलब है आई लव क्रिकेट। तो देन क्यू कंडीशनल पी, इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो क्यू कंडीशनल पी कह दिया। जल्दी से आंसर बनाइए, तो आसान है। हाँ, मैं अपनी तरफ से एक्सप्लेन तब तक कर देता हूं कि जैसे कंडीशनल में कोई भी स्टेटमेंट दिया होता है बच्चों, तो यहाँ पे पहला वाला जो है इफ से स्टार्ट किया जाता है सेंटेंस और दूसरा वाला देन से स्टार्ट किया जाता है। तो क्यू का मतलब है आई लव क्रिकेट, तो इसका मतलब इफ आई लव क्रिकेट देन आई एम इन बेंगलोर। तो यहाँ पे मैच कर लिया जाए, इफ आई लव क्रिकेट देन आई एम इन बेंगलोर, यानी ये पहला ही आंसर सही है। जल्दी से देख लेते हैं, पहला ही आंसर सही है। अच्छा, ए है, ठीक है। नेक्स्ट है पी का मतलब है दिस इज अ ग्रेट वेबसाइट और क्यू का मतलब है यू शुड नॉट कम बैक हेयर। देन दिस इज अ ग्रेट वेबसाइट एंड यू शुड कम बैक हेयर। द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन बाय, ये WFF पूछा गया, यानी कोई चीज दो अलग अलग प्रेमिसेस थी आपकी और उनको जो है आपका सेंटेंस फॉर्म में कंस्ट्रक्ट किया गया है सेंटेंस फॉर्म में। तो यहाँ पर आपका वैलिड WFF यानी वेल फॉर्मूले में इसको कैसे लिखा जाएगा, तो जल्दी से आंसर दे दें, ये तो समझ में आ रहा है आपको लोगों को। तो अगर हम देखें यहाँ पर इस तरीके से, तो अगर ये P कंडीशनल Q था, तो ये जो चेंजेस हुए हैं इसके हिसाब से कॉन्सिक्वेंट में नॉट था वो हट गया। तो आपका अगर नहीं है तो लग जाए, तो यह नॉट था, तो यानी कि क्यू बार था ये, एक तरीके से देखा जाए, और यह हट गया तो आपका P कंडीशनल Q रह गया। तो इसमें क्या सही रहेगा ये पूछा गया, इसमें किससे मैच कर रहा है, और बीच में आपका ये एंड लगा है। अच्छा, कंडीशनल से मतलब नहीं है, यहाँ पे बीच में एंड लगा है बच्चों, तो एंड का मतलब तो कंजंक्शन होता है, तो कंजंक्शन के हिसाब से आपका साइन ये वाला रहेगा, ए, कैपिटल ए टाइप का, तो आपका डी आंसर सही है। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि P एंड Q बी स्टेटमेंट, देन P बाई कंडीशनल Q इज लॉजिकल इक्विवेलेंस टू, यानी कि अगर P और Q दो स्टेटमेंट हैं तो P बाई कंडीशनल Q को लॉजिकली इक्विवेलेंस किसके इक्विवेलेंस माना जाएगा, इनमें से किसके इक्विवेलेंस माना जाएगा, ये प्रूफ करना है। तो अगर आपको, जब तक आप आंसर लिख रहे हैं मैं बता दे रहा हूं कि P बाई कंडीशनल Q इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक आपका इसका फॉर्मूला है P कंडीशनल Q और Q कंडीशनल P। इसको अगर और सॉल्व करें तो आप लिख सकते हो P बार प्लस Q और ये Q बार प्लस P, ये लिखा जा सकता है। और अगर इसको भी और सॉल्व करें तो ये आपका आ जाएगा P बार Q बार प्लस PQ। ये इतने तरीके से इसको इक्विवेलेंस में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब आपने आंसर दे दिया होगा, मैं मैच कर लेता हूं यहाँ पर। ये जो P बाई कंडीशनल Q बार, तो अपने आप Q बार क्यों लगा देंगे, P बार बाई कंडीशनल Q, तो अपने आप P बार क्यों लगा देंगे, और दोनों में बार क्यों लगा देंगे, क्योंकि इसमें से कि कोई भी मैच नहीं कर रहा है मेरे हिसाब से। आप बताइए बच्चों, कोई मैच कर रहा है? नो सर। हाँ, तो इसका आंसर डी ही होना चाहिए, इसमें से कोई मैच नहीं कर रहा, क्योंकि ये मैंने 3 आंसर यहाँ पे दिखाए हैं और 3 में से कोई भी मैच नहीं कर रहा है, ये डी हो जाएगा। द कंपाउंड स्टेटमेंट ए कंडीशनल बी इज फॉल्स, देन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ ए बी, यानी कि अगर ये चीज फॉल्स निकलती है तो ए बी की ट्रूथ टेबल में क्या रहेगा। अगर ये चीज फॉल्स निकलती तो एक बार इसको आपको जब तक आप खुद कर रहे हैं मैं यहाँ पे ट्रूथ टेबल बना के दिखाता हूँ। जैसे ए बी लिया, 00 11 और 01 01
फिर आपको पहले ए कंडीशनल बी निकालना है, ए कंडीशनल बी ये निकालना है। तो ए कंडीशनल बी निकालेंगे तो इसमें बताया गया था आपको पहला ए ट्रू हो बी फॉल्स हो तभी फॉल्स रहेगा, बाकी सब ट्रू हो जाएंगे। तो ये आपका ये आंसर हो गया। अब इस चीज को ए कंडीशनल के साथ फिर से लिखना है, यानी ए कंडीशनल बी। तो अब यहां पे ये ए कंडीशनल बी का आंसर तो ये लिखा ही है, तो ये आपका कॉन्सिक्वेंट की जगह पे है और एंटीसीडेंट आपका ए है। तो एंटीसीडेंट में 1 हो और कॉन्सिक्वेंट में 0 हो तभी आपका 0 रहेगा। तो एंटीसीडेंट में 1 हो ये 1 है और कॉन्सिक्वेंट में 0 हो तो ये 0 है तभी 0 रहेगा, बाकी सब और तो कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं, बाकी सब 1 रहेंगे, यानी कि आपका ये आंसर रहेगा। तो उसके हिसाब से ए बी में ये पूछ रहा है आपका ए बी में फॉल्स कब होगा, तो फॉल्स आपका यानी कि ये निकला है तो ए आपका 1 हो और आपका बी 0 हो, यानी कि ए ट्रू हो और बी आपका फॉल्स हो। तो ट्रू फॉल्स आपका सी वाला आंसर सही है। अब आप लोगों ने क्या दिया है ये मैं देख लेता हूं। सी आंसर सही है इसका। कुछ बच्चों ने डी दिया है, एक बच्चे ने सिद्धि ने सी दिया है। ओके, तो क्लियर तो हो गया ना ऐश्वर्य, क्लियर हो गया? यस सर। हाँ, कि ये ए में ट्रू हो और बी में फॉल्स हो तभी आपका फॉल्स रहेगा, बाकी सारे कॉम्बिनेशन 1 यानी ट्रू रहेंगे। याद कर लीजिए ट्रुथ टेबल एक बार। उसके बाद अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया, मैच विल बी प्लेड ओनली इफ इट इज नॉट अ ह्यूमिड डे। अगर ह्यूमिड डे नहीं है तो मैच खेला जाएगा, ठीक है। द निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज, अगर यहाँ पे निगेशन इसका कह दिया जाए तो जहां पे नॉट नहीं है वहां पे लगा दो, जहां पे लगा है वहां पे हटा दो। तो यहाँ की मैच विल नॉट बी प्लेड ओनली इफ इट इज, अब ये नॉट कैंसिल कर दो, इट इज अ ह्यूमिड डे। मैच नॉट विल बी प्लेड ओनली इफ इट इज ह्यूमिड। तो अब यहाँ पे देखें कौन सा सही है। सेंस सेम रहना चाहिए, जरूरी नहीं कि मैंने जैसे लिखा है बिल्कुल वैसे ही कर दें आप। स्नेहा क्या लग रहा है कौन सा सही रहेगा? पहला वाला ठीक लग रहा है क्या? ये सेंस सर ए लग रहा है। हाँ, ए वाला ही सही है, क्योंकि यहाँ पे बट से उस चीज को मेंटेन कर लिया गया। मैच विल बी प्लेड बट इट इज ह्यूमिड, पहला वाला हमारे हिसाब से होना चाहिए। आप लोगों ने क्या लिखा एक बार देख लेता हूँ, ए वाला ठीक है, सिद्धि ने सी लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बस हम लोग पास में पहुंच गए हैं, टाइमिंग। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए का मतलब है राजू शुड एक्सरसाइज, और राजू, बी का मतलब है राजू इज नॉट अ डिसेंट टेबल टेनिस प्लेयर, और सी का मतलब है राजू वांट टू प्ले गुड टेबल टेनिस। यहाँ पे डिसेंट टेबल टेनिस प्लेयर नहीं है ये कह दिया गया, और सी का मतलब है राजू वांट टू प्ले गुड टेबल टेनिस। ओके, यानी कि वो टेबल टेनिस का अच्छा प्लेयर नहीं, लेकिन फिर भी वो अच्छा टेबल टेनिस खेलना चाहता है और वो उसको एक्सरसाइज करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, राजू इज नॉट अ डिसेंट टेबल टेनिस प्लेयर and if he want to play good table tennis then he should exercise। ओके, अब इस चीज को WFF फॉर्म में कैसे लिखेंगे देखिए बच्चों, जल्दी से मैं एक बार आप लोगों का चेक कर लेता हूं। सबने बी आंसर दिया है तो यानी बी पे ही फोकस करना पड़ेगा। ओके, देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका 18 का, तो 18 का बी यहां पे है राजू इज नॉट अ डिसेंट टेबल टेनिस प्लेयर, तो ये बी का मतलब हो गया। और फिर यहां पर ये एंड है, एंड भी बिल्कुल सही है। और फिर यहां पे लिख दिया गया सी कंडीशनल ए, तो सी का मतलब है राजू वांट टू प्ले, तो यानी इफ लग जाएगा। इफ राजू वांट टू प्ले अ गुड टेबल टेनिस देन
ही शुड एक्सरसाइज। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, इसका आंसर आपने बी बताया है, बिल्कुल सही है। अब ये देखिए टॉपिक वाइज आपको करवाया जा रहा है, एक टॉपिक के ही इतने सारे क्वेश्चन एक ही टॉपिक के हैं, तो एटलीस्ट वो टॉपिक के जो एक दो क्वेश्चन आएंगे वो आराम से आप कर ले जाओगे जब इतने पैटर्न आपने देख लिए। मेरे पास और भी क्वेश्चन है तो मैं आपको दूंगा जब तक आपका एग्जाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द स्टेटमेंट पी बार बाई कंडीशनल क्यू और फिर एंड का साइन और देन आपका क्यू बार इज ट्रू व्हेन। तो इसका भी यहां पर आपका ट्रुथ टेबल ही बनाना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। एक बार मैं यहां पे करके दिखा दे रहा हूं आपको, जब तक आप लोग बताते हैं। यहां पे P और Q है, तो 2 0 2 1 0 1 0 1। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना चाहिए, P बार हमारे पास नहीं है तो P बार ले लेते हैं, तो आपका 1 1 0 0 ये निकल आया। ये जल्दी जल्दी आप कर सकते हो। और फिर Q के साथ बाई कंडीशनल आपको लेना है, तो इसको आप ऐसे कर लीजिए, P बार बाई कंडीशनल Q। अब बाई कंडीशनल में क्या था उसको एक बार मैं याद दिला देना चाह रहा हूं कि बाई कंडीशनल का ट्रुथ टेबल हम लोग कैसे बनाते थे। तो देखो यहां पे बच्चों याद रखना है आपको, नंबर ऑफ 1 जो है अगर इवन टाइम है, इवन टाइम, देन रिजल्ट इज इक्वल टू 1 रहेगा। अब इवन टाइम का क्या मतलब है, इवन टाइम, तो इवन टाइम का मतलब है या तो 1 जो है 0 टाइम्स आया हो, 0 टाइम्स, तो 0 को क्योंकि इवन कहते हैं ना, और या तो 1 जो है 2 टाइम्स आया हो तो वो इवन टाइम 1 माना जाएगा। तो जरा देखेंगे हम लोग यहां पर, पहले तो P बार का उल्टा कर देते हैं, तो P बार में हम यहां पर 1 0 1 1 0 0 ये P बार का उल्टा कर दिया। अब इस फॉर्मूले को निकालना है, तो P बार और Q में हमें देखना है कि 1 जो है इवन टाइम्स अगर है तो 1 रखना है। तो देखो ये 0 1, तो 1 कितनी बार है, 1 टाइम है, तो ये नहीं ऑड टाइम है। यहाँ पे 1 1 2 बार 1 हो गया, तो 2 टाइम्स 1 कहा जाता है, तो 1 रखा जा सकता है, यानी कि यहाँ पे 1 रहेगा। यहाँ पे दोनों 0 है, तो यहाँ पे 0 टाइम्स 1 रहेगा, 0 को इवन मानते हैं इसलिए यहाँ पे 1 रहेगा। और फिर आपका ये 1 0 ऑड टाइम्स है, तो ये 0 रहेगा, तो ये आपके 0 हो गए, ये 1 हो गए। फिर क्यू बार निकालें, तो क्यू बार में आपका उल्टा कर दीजिए, बार का मतलब ये 0 1 0 1 है, तो 1 0 1 0 कर दिया जाएगा। अब इसमें हमें क्या करना है, इन दोनों का ये एंड साइन है तो मल्टीप्लाई कराना है, तो ये आपका 0 हो गया, ये आपका 0 हो गया, ये आपका 1 आ गया, 1 into 1, और ये आपका 0 हो गया। तो अब इस केस में ये खाली ट्रू आया है, तो इसमें आप देखिए यहाँ पर P में 1 हो और Q में 0 हो, तब यहाँ पर इस फॉर्मूले में ट्रू आया है। तो P में 1 का मतलब ट्रू, P ट्रू हो Q फॉल्स हो, तो उसके हिसाब से सही आंसर हो जाएगा P1 हो, यानी P ट्रू हो Q फॉल्स हो, P ट्रू हो Q फॉल्स हो, तो ये वाला तो A वाला सही रहेगा। ठीक है, आप लोगों का आंसर चेक कर लिया जाए। स्नेहा ने A दिया है और ऐश्वर्य ने B और D दिया है, बाकी सब कंफ्यूज है। तो आपका ये A आंसर रहेगा। सारे बच्चों को समझ में आ गया कायदे से? जल्दी से हाँ बोल दें। यस सर। बहुत अच्छी बात। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ कंपाउंड प्रोपोजिशन दैट इज नाइदर अ टोटोलॉजी नॉर अ कॉन्ट्राडिक्शन इज कॉल्ड। ना ही वो टोटोलॉजी में सारे 1 होना चाहिए और कॉन्ट्राडिक्शन में सारे 0 होने चाहिए, तो उसको क्या कहा जा सकता है? ये तो आंसर आसान है बच्चों, जल्दी से बता दीजिए। ओके, तो यहाँ पे ए आंसर सबको मालूम है, बहुत अच्छा बात।
देखो जब कोई ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो जो फाइनल रिजल्ट होता है अगर उसमें सारे 1 है तो टोटोलॉजी कहा जाएगा, और जब ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो अगर जो लास्ट कॉलम होता है, जो आंसर कॉलम होता है, उसमें सारे अगर 0 हैं तो कॉन्ट्राडिक्शन कहा जाता है, अगर कुछ 0 है कुछ 1 है तो वो आपका कॉन्टिजेंसीज कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी ही पड़ेगी। आंसर आपका इसका ए सही है। बहुत अच्छा। नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ ये पी कंडीशनल क्यू इज प्रोपोजिशन ऑफ। अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव इसका अगर बनाना पड़ जाए तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव में पहले बच्चों कन्वर्स करना पड़ता है। कन्वर्स का मतलब एंटीसीडेंट को कॉन्सिक्वेंट बना दो, कॉन्सिक्वेंट को एंटीसीडेंट बना दो, फिर इनवर्स करना पड़ता है। इनवर्स का मतलब दोनों में बार लगा दो, तो उसके हिसाब से आपका रिजल्ट क्या रहेगा। कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ पी कंडीशनल क्यू इज प्रोपोजिशन ऑफ 21 का बी। 21 जरूर लिख दिया कीजिए। तो बी में बिल्कुल सही आपका, आपने पहले इनवर्स कन्वर्स किया, पी और क्यू को आपस में इंटरचेंज कर दिया, फिर बार लगा दिया, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। मतलब मैंने बता दिया है, बाकी जो है आप जो है नोट्स वगैरह जो दिए हैं उनको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, एक स्टेटमेंट ये भी है आपका, मैं थोड़ा सा ये दिखाने के लिए कर देता हूं। हाँ, व्हाट आर द इनवर्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। तो इनवर्स का मतलब होता है नॉट लगा है तो हटा दो और नहीं लगा है तो लगा दो। तो इफ यू मेक योर नोट्स इट विल बी अ कन्वीनियंट इन एग्जाम। और ये तो मैं हमेशा कह रहता हूं कि जो भी आपको क्लासेस कराई जा रही हैं उसका नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि एग्जाम पे टाइम पर नोट्स आप एक दिन में पलट सकते हैं, वीडियो सारी नहीं देख सकते हैं। देखिए वही स्टेटमेंट आ गया। तो इसका कन्वर्स बनाना है, सॉरी इनवर्स बनाना है आपको। तो इनवर्स में मैं चेक कर लेता हूं आप लोगों ने क्या लिखा है। बी आंसर लिखा है पल्लवी, बिल्कुल देख लेते हैं। पहला है इफ यू मेक नोट्स देन इट विल बी कन्वीनियंट इन एग्जाम, ये तो सेम कॉपी कर दिया। इफ यू डू नॉट मेक नोट्स, ओके, तो यहाँ पे नॉट नहीं था, लगा दिया। देन इट विल नॉट बी कन्वीनियंट इन एग्जाम, तो बी सही है, बिल्कुल सही है। आगे आप पढ़ें तो पढ़ना चाहे पढ़ लें। इफ इट विल नॉट बी कन्वीनियंट इन एग्जाम, ये तो कन्वर्स इनवर्स वाला चक्कर कर दिया गया। इफ इट इज इट विल बी कन्वीनियंट इन एग्जाम, नहीं ये भी नहीं, बी वाला ही सही है बिल्कुल, जो सही निकलना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों आपका What are inverse of conditional statement? A positive integer is a composite only if it has divisors other than 1 and itself। यानी कि कोई भी नंबर कंपोजिट नंबर तभी कहा जा सकता है जब उसका एक से अधिक डिवाइजर हो, लेकिन उसमें डिवाइजर में 1 और इटसेल्फ ना हो, यानी 1 से डिवाइड ना हो और खुद से डिवाइड ना हो। तो इसका इनवर्स बनाना है। ओके, तो इनवर्स में अभी अभी आपको मालूम है नॉट लगाया जाता है, तो निगेशन में निकलना चाहिए। देखते हैं क्या आंसर दिया आप लोगों ने। ट्वेंटी 22 का पल्लवी ने और स्नेहा ने बी दिया है, नहीं स्नेहा ने फिर सी कर दिया, पल्लवी ने फिर सी कर दिया। अरे ओके, देख लेते हैं। A positive integer is a composite if it has divisor other than 1 और itself। इसका इनवर्स करना, ये तो सेम बात हो गई। If positive integer has no divisor other than 1 itself, तो वो तो composite होगा ही नहीं। If a positive integer is not composite then it has no divisor of 1, बिल्कुल अपोजिट बनाना चाहिए। मीनिंग अपोजिट, कंपोजिट नंबर तब होगा जब उसका 1 और इटसेल्फ डिवाइजर नहीं होगा, और कंपोजिट नंबर नहीं है अगर तो उसका 1 और इटसेल्फ डिवाइजर हो सकता है, यह होगा ही होगा। तो इसका आंसर सी है। बनाना सीख लीजिए बच्चों, ये इसी तरीके से आता है बनाने के लिए। फिर आपका है P
बाई कंडीशनल क्यू इज लॉजिकल इक्विवेलेंट टू, तो ये तो आंसर हम लोग अभी भी डिस्कस कर चुके हैं। पी कंडीशनल क्यू और क्यू कंडीशनल पी, पी कंडीशनल क्यू और ओके बीच में हमारा जो है एंड रहता है। अब तो आंसर दे दिया होगा, पी कंडीशनल क्यू क्यू कंडीशनल पी, ये सी वाला आंसर सही है। ठीक है बच्चों, आपने भी सी आंसर दिया है। ये मैंने अभी अभी फॉर्मूले इसके 3 फॉर्म्स थी, तीनों लिख दी थी, तो आप उससे एक बार वीडियो को रिप्ले करके देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, ये नोट्स पढ़ लीजिएगा। अब बच्चों आ गए, लास्ट क्वेश्चन आ गया हम लोगों का। 25 क्वेश्चन मैंने लिए थे, तो ये जो है किसके इक्विवेलेंट है? टोटोलॉजी के, कॉन्ट्राडिक्शन के, कॉन्टिजेंसीज के, या नन ऑफ द मेंशन। तो अब इसको तो आपको प्रूव करना पड़ेगा तभी निकल पाएगा, तो जब तक मैं कर रहा हूं आप भी दिमाग लगाइए। यहाँ पे आपका ए लिया गया है और क्यू है, ओके ए और क्यू है, तो 00 11 और आपका 01 01 ये आपने ले लिया। फिर यहाँ पर ए और वी क्यू है, वी का मतलब प्लस होता है, तो ए प्लस वी करे पहले, क्योंकि नॉट पहले नहीं लगा सकते, नॉट होल का है, तो ए क्यू कर दिया आपने और इसमें प्लस करना है, तो ये 0 + 0 0 1 1 1 ये रिजल्ट आ जाएगा। अब इस पे नॉट लगा दें, ए वी क्यू, इस पे नॉट लगा दें होल का, तो इसका अपोजिट कर दें, यानी कि 1 0 0 0, ये होल अपोजिट कर दिया। उसके बाद अब ए और क्यू को एंड करना है, ओके, तो ए और एंड क्यू कर दिया, तो एंड में मल्टीप्लाई करना है, 0 × 0 0, और 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती तो 0 ही आता है, ये 1 आ गया। उसके बाद इसको अब लास्ट में फाइनल कॉलम, इसको मैं यहाँ पर P मान लेता हूँ, इसको मैं आपका यहाँ पर Q मान लेता हूँ, तो ये आपका बनेगा, बीच में एंड है, यानी कि P एंड Q में फाइनल वैल्यू क्या निकलेगी, तो P और Q को फाइनल करें तो यहाँ पे एंड का मतलब मल्टीप्लाई कराना होता है, यानी कि 0 1 × 0 0 0 0 0। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्शन निकल रहा है, तो आंसर आपका बी सही हुआ है। आप लोगों ने क्या दिया है? तो कुछ बच्चों ने सी दिया है, बी दिया है, हाँ, तो ये नहीं होना चाहिए। आप इसको जल्दीबाजी ना कीजिएगा बच्चों, आप इसको कैलकुलेट कीजिए और फिर जो आंसर है वो आंसर आप दीजिए। तो बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने कंट्रीब्यूट किया अपना समय और कुछ नए क्वेश्चन देखे। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अगर आपकी डिमांड रहेगी और आप बताओगे, तो मैं इसके और क्वेश्चन जो मेरे पास हैं मैं वो भी डिस्कस कर लूंगा। नहीं तो अगली क्लास में बूलियन अलजेब्रा वाला जो लॉ वाला टॉपिक है, मिन टर्म मैक्स टर्म, उसको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर।